आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 वेक्टर इन इक्विलिब्रियम के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। आगे चलकर हम आपको ये बताएंगे इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी क्यों कहते हैं, हम इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन लिखेंगे इसकी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results into a vector quantity, then such product is called vector or क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास वेक्टर आना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट जो है वो वेक्टर आना चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। आर है हमारे पास मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। अभी मैंने कोई नोटेशन इस्तेमाल नहीं किया है। दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अगर स्केलर आ जाए तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम बता चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं डॉट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट वेक्टर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे क्रॉस। पहले हम चेक करते हैं इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट क्या आता है। अगर वेक्टर आ जाए तो फिर हम क्रॉस करेंगे, और ये नोटेशन है, ये सिंबल बनाया गया है। आप इसको क्यों नहीं कह सकते। ये वेक्टर तो मोमेंट आर्म और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास टार्क के बराबर होता है। टार्क इज ऑल्सो अ वेक्टर। सो दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, वेक्टर आया, तो ये हमारे पास हुआ वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा एन केप। क्योंकि ये जो एन केप है ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, आर एफ साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है, एन केप डायरेक्शन को शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। यहां पे लिख देता हूं, आई करंट है हमारे पास, करंट स्केलर है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ एल हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है। यहाँ पे जो एल और बी वेक्टर है तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स। ये प्रोडक्ट भी हमारे पास वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, एक चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो उस चार्ज के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो Q जो है हमारे पास चार्ज है और ये स्केलर क्वांटिटी है। V जो है वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज को, मूविंग चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो ये इनका प्रोडक्ट भी वेक्टर आया और ये भी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड एक्सेट्रा। 3 एग्जाम्पल काफ़ी है। डिफिनीशन भी हमारे पास हो गई और एग्जाम्पल भी हमने दिया है। हम दो वेक्टर कंसिडर करेंगे एक सर्टेन प्लेन के अंदर, फिर उन दोनों वेक्टर के टेल को टेल से मिलाएंगे एंगल लेने के लिए। कंसिडर टू वेक्टर्स A vector and B vector in certain plane
making an angle theta with each other when their tails are joined। जब दो वेक्टर के टेल को हम ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों वेक्टर के दरमियान हमारे पास एंगल आ जाता है। यह हमारे पास वेक्टर ए है, यह हमारे पास वेक्टर बी है। हमने टेल को टेल से मिलाया तो दो एंगल हमारे पास आ रहे हैं, एक छोटा एंगल, एक लार्जर एंगल। हमेशा हम दो वेक्टर के टेल को टेल के साथ मिलाएंगे तो हमेशा हम स्मॉलर एंगल लेते हैं। ये रूल है हमारे पास। यह हमारे पास थीटा है, ये पूरा क्या है 360 माइनस थीटा है, तो हम बड़े एंगल को नहीं लेंगे, छोटे एंगल को लेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसका आंसर हमें मिल गया। वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वेक्टर आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का जो नोटेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम लिख सकते हैं द क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors are written two vectors A and B, लिख दें आप, A and B are written as A vector cross B vector which is डिफाइन एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और ये एन केप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल है। ए मैग्नीट्यूड एक नंबर है, बी भी मैग्नीट्यूड एक नंबर है, साइन थीटा भी एक नंबर है, और ये हमारे पास इसका मतलब नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन है। वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड of two vectors while n cap is the unit vector which is normal to the plane containing vector A and B. Theta is the angle between vector A and vector B. ये जो यूनिट वेक्टर है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर्स ए एंड बी लाई करता है, मौजूद होता है। और थीटा जो है ना, दो वेक्टर्स ए एंड बी के दरमियान एंगल है, छोटे एंगल को हमने लिया है। सपोज हमारे पास ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर का ये जो दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो आएगा वेक्टर। देखो ये जो एरिया है ये दोनों वेक्टर कवर कर रहा है, तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं प्लेन, इन दोनों वेक्टर के प्लेन है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन, ये क्रॉस प्रोडक्ट सी है, सी की डायरेक्शन ऊपर होगी या डाउनवर्ड होगी। सी की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। हमने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, इस तरह से स्ट्रेच करें। ये जो कर्ल फिंगर है, ये जो चार उंगलियां हैं, इसको
फर्स्ट वेक्टर की रोटेशन की डायरेक्शन में हमने कर्व करना है, स्ट्रेच थंब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेंगे। सपोज ये वेक्टर ए है, ये बी है। अगर मैं ए को बी की तरफ रोटेट करूं तो ए फर्स्ट वेक्टर कंसिडर होगा, बी सेकंड वेक्टर कंसिडर होगा। तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की तरफ मैं रोटेट करूंगा, ए को बी की तरफ, तो कर्ल फिंगर ए से बी की तरफ, क्योंकि ए फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किया, बी सेकंड है, तो थंब ऊपर, तो ये इस डायरेक्शन में आया क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये इस प्लेन, इस एरिया के परपेंडिकुलर है, इस एरिया के साथ 90 का एंगल बना रहा है। और यहाँ से एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, इस प्लेन के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, और वेक्टर ए के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, वेक्टर बी के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है और यहाँ पे लिखना भी है। अगर मैं वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट करूं, वेक्टर बी फर्स्ट कंसिडर होगा, वेक्टर ए सेकंड कंसिडर होगा। तो क्या हुआ, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने कर्ल फिंगर को रोटेट करना है, तो आप देखो थंब डाउनवर्ड आ गया, अब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी। सो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। राइट हैंड रूल को अप्लाई करने से पहले हमने दो वेक्टर के टेल को टेल से मिलाना है। ये वेक्टर बी है हमारे पास, ये वेक्टर ए है, दोनों को टेल से टेल मिलाया तो हमारे पास दो एंगल आ रहा है, एक ये थीटा है, दूसरा 360 माइनस थीटा है। ये लार्जर एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है, तो स्मॉलर एंगल को आपने लेना है। तो अब आपने क्या करना है, राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये जो फिंगर है उस फर्स्ट वेक्टर की रोटेशन की डायरेक्शन में कर्व करना है, मोड़ना है, तो ये वेक्टर की रोटेशन को शो करेंगे। थंब जो है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेंगे। फर्स्ट वेक्टर को आप ए को फर्स्ट वेक्टर या बी को फर्स्ट वेक्टर ना कहें, आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर आप ए को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ए फर्स्ट वेक्टर, बी सेकंड वेक्टर। अगर आप बी को ए की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो बी फर्स्ट वेक्टर, ए सेकंड वेक्टर। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड वेक्टर को आप मेंशन ना करें। तो अगर ए को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, थंब ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऊपर होगा, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में। अगर आप बी को ए की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो थंब नीचे, कर्ल फिंगर देखो क्लॉकवाइज आया, और थंब नीचे, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्सिस में चली जाएगी। ए को बी की तरफ करेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस बी, जिसको आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आप बी को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करें तो ये एंगल की डायरेक्शन भी ये हम रिवर्स शो करेंगे और ये डाउनवर्ड होगा, तो ये हमारे पास बी क्रॉस ए होगा, बी क्रॉस ए। यहाँ पे हमारे पास ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन या तो ऊपर या तो नीचे होगी। जो डायरेक्शन हम ऊपर ले रहे हैं, सपोज ये वाला, ये हमारे पास बी है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। यह आपके पास यूं होगा, इस वक्त थीटा को हम ऐसे बनाएंगे, यह हमारे पास वेक्टर ए है, यह हमारे पास वेक्टर बी है। आप बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, ये नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये होगी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। पेपर पे हम इस तरह बना रहे हैं। रियलिटी क्या है, इन रियलिटी ये है, सपोज देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये हमारे पास। तो यानी कि व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो हम अक्सर जो 3 डायमेंशन में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे बनाते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे तो 90 का नहीं बन रहा है। असल में ये जो जेड है वो आपकी तरफ है, व्हाइट बोर्ड से बाहर है, वो हम बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम साइड से बनाते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, इस साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, और आपकी तरफ क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो हम ऐसे बनाते हैं। अगर व्हाइट बोर्ड के अंदर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा, तो नेगेटिव जेड एक्सिस को हम इस तरफ से बनाते हैं। देखो ये, दिस इज द नेगेटिव जेड एक्सिस,
ये नेगेटिव z एक्सिस है। तो इसका मतलब वेक्टर b जो है नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में है, वेक्टर a जो है x एक्सिस की डायरेक्शन में है, क्रॉस प्रोडक्ट y एक्सिस की डायरेक्शन में है। इस तरह से ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा n के। ये मैग्नीट्यूड है, ये n है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर आप ऑनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आप यूं लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये ऑनली मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करता है, राइट हैंड रूल से मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर साइन क्यों आया, कास क्यों नहीं आया, टेन क्यों नहीं आया। तो हम इसको समझते हैं। पहले हम रियल लाइफ में इसको हम समझते हैं। जैसे कि आप दरवाज़ा खोलते हैं, सपोज ये हमारे पास दरवाज़ा है, यह हमारे पास दरवाज़ा है, सपोज ये हिंज है। तो यहाँ पे हम हैंडल लगाते हैं। तो देखो ये जो हिंज से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो हैंडल है दूर लगाते हैं ताकि मोमेंटम ज़्यादा होगा तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा। कम फोर्स पर हम टार्क पैदा कर सकते हैं और दरवाजे को इजीली क्लोज या ओपन कर सकते हैं। तो आप ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो हैंडल तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास मोमेंट आर्म है। जबकि फोर्स हम ऐसे लगाते हैं, फोर्स और मोमेंट आर्म में 90 डिग्री बन रहा है। मैं अगर दरवाजे को मैं ऐसे खींचूं, ऐसे पुश या पुल करूंगा तो ये कभी नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और मोमेंटम पैरेलल और एंटी पैरेलल है। अगर मैं मोमेंटम के पेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तभी दरवाजे या खिड़की खुलेगी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको हिंट मिल रहा है। तो मैं थोड़ी देर के बाद मैं ये पॉइंट समझाऊंगा। अभी हम सबसे पहले मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं यहाँ पर साइन क्यों आ रहा है। तो इसलिए मैं वही डायग्राम में बना रहा हूँ। यह हमारे पास वेक्टर ए है, यह हमारे पास वेक्टर बी है। आपकी मर्जी है ए को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, या बी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, इसका बी का ये वाला कंपोनेंट और बी का ये वाला कंपोनेंट। एक बी का ए के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में होगा। लेकिन एक करना है आपने, दोनों नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, या ये इस वेक्टर बी का साया है, प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड का नाम है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। रिमेनिंग साइड बेस। दरवाजे या खिड़की खोलते वक्त ये हिंज है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, ये मोमेंट आर्म है। तो मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, इस मोमेंट आर्म के पैरेलल या एंटी पैरेलल में, तो ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मुझे दरवाजे को खोलने के लिए मुझे मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगानी पड़ी, तभी जाके दरवाज़ा ओपन या क्लोज होता है। सपोज मैं बेस की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कास थीटा। बेस को मैं एज इट इज रखूंगा, हाइपोटेन्यूज को मैं कास के साइड पे लेके जाऊंगा, हाइपोटेन्यूज कास थीटा। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह हम बी लिखेंगे, बी कास थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, बी कास थीटा। वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो एक ही डायरेक्शन में है वो बी कास थीटा है। अब बी कास थीटा से हमारा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। क्यों? सपोज ये जो ए है ये मोमेंट आर्म है, तो बी कास थीटा को हम सपोज कर सकते हैं ये फोर्स है। तो फोर्स और मोमेंट आर्म जब दोनों पैरेलल होंगे तो ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके मैंने बताया है। सपोज ये वाला मोमेंट आर्म है तो फोर्स को ऐसे लगानी पड़ेगी। तो ये वाला पोर्शन हम निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को मैं साइन के साथ लेके जाऊंगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आया है बी साइन थीटा। तो ये जो बी साइन थीटा कंपोनेंट से दरवाजा खुलेगा। अब देखिए ये जो मोमेंट आर्म और हम फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं, मोमेंट आर्म और फोर्स इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके स्टार्ट में हमने एग्जांपल में भी लिखा था
मोमेंट ऑफ मोर फोर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, टार्क। टार्क इज अ वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है। इसलिए यहाँ पर आर एफ ऑपरेटर या नोटेशन क्रॉस को हटाएंगे तो यहाँ पे साइन आता है, साइन थीटा आता है। क्यों? ये मैंने आपको लॉजिकल रीजन मैंने आपको दे दिया डेली लाइफ में। वर्बली तो मैंने आपको बता दिया, अब हम ये प्रूफ करेंगे ए क्रॉस बी, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली डेरिवेशन करेंगे। ए क्रॉस बी जो है ए बी साइन थीटा के बराबर है। इसके लिए मैं यही डायग्राम यूज करूंगा, ये वाली वैल्यूज यूज करूंगा मैं। पेपर में भी ये आपने शो करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय component of vector B which is perpendicular to vector A। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ A को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर B का वो कंपोनेंट जो वेक्टर A के परपेंडिकुलर हो, ये वाला कंपोनेंट, इसे काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो कंपोनेंट हमने निकाला हुआ है यहाँ पर परपेंडिकुलर बी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए, बी साइन थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये हमने डेरिवेशन कर लिया, ये पेपर में ये स्टेप लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वर्बली लॉजिकली हमने डेली लाइफ से एग्जांपल दिया, हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा क्यों आता है। देखिए मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब हमने यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये तो मैग्नीट्यूड है, इसके साथ हमने डायरेक्शन भी देना है। आर का क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा के साथ हम यूनिट वेक्टर एन केयर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है, स्केलर प्रोडक्ट है वो भी दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है, वहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि जो पिछला जो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास हमने वेक्टर बी का वो कंपोनेंट लिया था जो ए के पैरेलल, या वेक्टर ए का वो कंपोनेंट लिया था जो बी के पैरेलल था, उसे काम हुआ था। यानी कि दो पैरेलल वेक्टर को हमने लिया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, पैरेलल में ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ये सेम डायमेंशन में है, ये सेम डायमेंशन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमें दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि वेक्टर ए जो है ये वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है, एक्स डायमेंशन में है। दूसरा जो वेक्टर है ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये दूसरे डायमेंशन में है। अब ये जो वेक्टर दूसरा वेक्टर है, ये डायमेंशन पहले वेक्टर से अलग डायमेंशन में है, अलग डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ये वेक्टर फर्स्ट है, ये सेकंड वेक्टर है। अलग डायमेंशन में जब ये वेक्टर जाएगा तो ये रोटेट कर रहा है। तो अगर सपोज ये यूं गया है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या हुआ, ऐसे हुआ है, यानी कि यूं ऐसे, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया है तो एंगल के डायरेक्शन ऐसे हैं, नॉर्मल की तरफ है। तो यहाँ पे हमने एन नॉर्मल लगा दिया यूनिट वेक्टर। अगर ये डाउनवर्ड होता तो क्या होता, ये क्लॉकवाइज में आता, देखो यूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि दो वेक्टर अलग अलग डायमेंशन में होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सेम डायमेंशन में होते हैं, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ना डायमेंशन चेंज करता है।